हाय एवरीवन, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। बताइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में किस मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं? मुझे नहीं लगता गलत होना चाहिए किसी का। मैं क्वेश्चन ये 10 दिन पहले करवाई थी। इस क्वेश्चन को मैं ये क्वेश्चन फंसा था, ब्लैक पगोडा के नाम से किसको जाना जाता है। मुझे गलत नहीं चाहिए, किसी को भी, किसी से भी गलत नहीं चाहिए। सूर्य मंदिर कोणार्क को ब्लैक पगोडा कहते हैं। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, जगन्नाथपुरी के टेम्पल ब्लैक पगोडा किसको कहते हैं? बताइए सारे लोग, ब्लैक पगोडा किसको कहते हैं? सारे लोग बताइए। मुझे आंसर किसी से भी गलत नहीं चाहिए, 1% भी, क्योंकि इसको बता चुकी हूँ। मैंने जगन्नाथपुरी का टेम्पल ब्लैक पगोडा किसको कहते हैं? और अगर बताऊं मैं यहाँ पे इसको किसने बनवाया था, तो नरसिम्हदेव फर्स्ट ने बनवाया था। नरसिम्हदेव फर्स्ट ने बनवाया था। और ये नॉर्थ इंडिया का टेम्पल है, सॉरी साउथ का टेम्पल है। एसएससी जी कह रहे हैं डी नंबर जगन्नाथपुरी। नहीं 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 नहीं, सुनिए, ब्लैक पगोडा नहीं नहीं, सूर्य मंदिर कोणार्क को कहते हैं। सन टेम्पल ब्लैक पगोडा जो है सन टेम्पल को कहते हैं मेरे भाई। एसएससी जी, ये क्वेश्चन मैंने अभी 20 एक दिन पहले कराया था और फिर से आ गया। सन टेम्पल हो जाएगा ए नंबर, सन टेम्पल हो जाएगा मेरे दोस्त। सन टेम्पल उड़ीसा। और इसको बनवाया था नरसिम्हा फर्स्ट ने। नरसिम्हा फर्स्ट ने बनवाया था। नरसिम्हा फर्स्ट ने बनवाया था इसको, ठीक है, याद रखिएगा सारे लोग, नरसिम्हा फर्स्ट ने बनवाया था। और ये बना था 13 सेंचुरी में, लगभग 13 सेंचुरी के अराउंड बना था, 13 सेंचुरी में, क्योंकि नरसिम्हा फर्स्ट ये क्या बोलते हैं 13 सेंचुरी के लगभग बना था, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं मैं। अच्छा ये बताइएगा, उड़ीसा का जो हमारा वो है आर्किटेक्चर है, उस आर्किटेक्चर को क्या कहते हैं? एनीवन हैव एनी आइडिया? उड़ीसा के आर्किटेक्चर को क्या कहते हैं? उड़ीसा के आर्किटेक्चर को क्या नाम दिया गया था? उड़ीसा का जो आर्किटेक्चर है उसको क्या कहते हैं? हाँ, ये सही कहा, ये सही करा। जो गलत आंसर करेगा उसको देना पड़ेगा ऊपर से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। टेम्पल नहीं नहीं, विशासरा नहीं कहते हैं इसे, कहते हैं कलिंगा। कलिंगा सुनिए, कलिंगा कहते हैं, कलिंगा आर्किटेक्चर कहते हैं। कलिंग थोड़ा, कलिंग कलिंग कलिंग। विशारा भी कह सकते हैं, बट कलिंग आप देखिएगा। ओडिशा का जो आर्किटेक्चर है, अगर क्वेश्चन पूछेगा ओडिशा का आर्किटेक्चर पर्टिकुलर, तो कलिंग के साथ आएगा। बाकी विशेषरा है तो उसको 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 नॉर्थ इंडिया में डालिएगा। बट अगर कलिंग आएगा, ओडिशा का आर्किटेक्चर पूछेगा, तो आपको जाना है गोविंद कलिंग, ठीक है। बाकी बृहदेश्वर मंदिर तंजौर है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, जगन्नाथपुरी टेम्पल आपको पता है यार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये बताइएगा भाई, ये वाला कहाँ पे है? तंजौर कहाँ पे है? तो ये हमारा टीएन तंजौर। ये बृहदेश्वर टेम्पल जो है तमिलनाडु करंट लोकेशन है ना। मीनाक्षी टेम्पल की अगर हम बात करें भाई, तो ये हमारा कहाँ पे, तमिलनाडु में भी, ये भी है मीनाक्षी टेम्पल, पूरे तमिलनाडु ही आ जाएगा। जगन्नाथपुरी आपको पता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे लोग बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्लीज। ये मजेदार क्वेश्चन है। मंगोलिया इन जून 2022, भारतीय सेना ने जून 2022 में मंगोलिया में एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास में पार्टिसिपेट किया था। गांधी विजय, एक्ट खान क्वेस्ट 2022, जय अल बहार, या फिर अल मुहिद अल हिंद? बताइए प्लीज। हाँ, विशेरा इज मिक्स ऑफ द्रविड़ एंड नागर। थैंक यू सो मच रॉकी भाई, ठीक है, थैंक यू सो मच सूरज जी, थैंक यू सो मच मिस्टर फौजी जी। मेरी खुश नसीबी, आपको मजा आ रहा है तो मेरा खुश नसीबी, थैंक यू। मैं ट्रेन से देख रहा हूँ क्लास, जहानाबाद जा रहा हूँ अपने इन लॉज के घर। ओह लवली लवली। ओके ओके मिस्टर आशीष, सारी बातें क्लियर करके आइएगा, क्योंकि देखिए क्या है, किसी का भी आप लड़की ले रहे हैं ना, तो भाई एक तो कलेजे का टुकड़ा दे रहा है बाप, है ना। तो यार ठीक है, वापस आवाज़ का इशू आ गया। अरे सॉरी फ्यूचर भाई, मैं क्या बताऊँ यार, आज पता नहीं क्या दिक्कत हो रहा है। हाँ, हमारा जो आंसर हो जाएगा एक्स खान क्वेस्ट हो जाएगा। एक्स खान क्वेस्ट, बिल्कुल गौरेश भाई, बिल्कुल सही हैं आप। एक्स खान क्वेस्ट हो जाएगा 2022, जो भारतीय सेना ने जून 2022 में मंगोलिया में एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास किया है सेना में, उसको कहते हैं एक्स खान 2022। हाँ जी हाँ जी, बी सही, बिल्कुल 100% सही है, 100% सही है, 100% सही है, 100% सही है। बी, आई थिंक बी हो जाएगा। लॉयल मैन, हाय गुड इवनिंग, हेलो लॉयल भाई, हाय, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे लॉयल जी, और कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई, प्लीज बताइएगा। पढ़ाई कैसा जा रहा है आप लोगों का, बताइएगा। थैंक यू, बी हो जाएगा। मैं अच्छी हूँ यार भाई, थैंक यू सो मच फॉर आज की। चलिए आगे बढ़े, हम बढ़ जाएं आगे। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में मतलब सीधा सीधा राज्यपाल का मिनिमम एज पूछ रहा है। देखिए,
बात वही है। अभी एमपी का एज पूछ लिया, अभी 30 35 सब कह रहे हैं, 35 कह रहे हैं लगभग, मुझे भूल गया था। हमारा आंसर हो जाएगा राज्यपाल के लिए। राज्यपाल के लिए मतलब गवर्नर के लिए, गवर्नर के लिए वो क्या है, गवर्नर होता है। गवर्नर के लिए मेन एज क्या होती है, मिनिमम एज ऑफ गवर्नर क्या होती है। इस बार सिलेक्शन लेना है मुझे एसएससी में। ओके भाई लॉयल, मैं बिल्कुल दुआ करूंगी भाई कि मेरे भाई का सिलेक्शन हो जाए। नहीं सुनिए, गवर्नर की एज क्या होती है, गवर्नर की एज, ये जैसे सीएम होते वैसे गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं। अभी यहाँ पे किसी राज्य में राज्यपाल की, गवर्नर की एज क्या होती है, 30 साल मत बताइए अभी। अभी गवर्नर देखिए, गवर्नर का एज क्या होता है, गवर्नर का एज क्या होता है, 25 नहीं रहेगी। देखिए 25 साल एमएलए की है, 25 साल एमएलए की है, एमपी की है हमारे पास 30 साल, और गवर्नर की हो जाएगी, गवर्नर की एज काफी होती है, 35 साल हो जाएगा। बिल्कुल सौरभ जी। तो 30 25 साल एमएलए का विधायक कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में बताती हूँ, इसे हम कहते हैं विधायक। चाचा विधायक है हमारे, डर के रहिएगा। सांसद, ठीक है। और गवर्नर की बात करें अगर, तो गवर्नर राज्यपाल होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 35 साल होगी भाई, 35 साल। हाँ, राज्यपाल की एलिजिबिलिटी क्या होता है, प्रेसिडेंट चूज करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। एमएलए विधायक का 35 साल। अच्छा 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 अच्छा, लॉयल भाई, आप फनी भाई, ओ फनी भाई, हाय हाय हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। MP30 सांसद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। अरे मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं भाई, फनी भाई हमेशा आपके साथ हैं। आप अच्छे से पेपर दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, मैं पढ़ाती भी हूँ तो ज्वाइन भी करिए मुझे भी अच्छा लगेगा, आपका भी सिलेक्शन होगा, मेरा भी सिलेक्शन होगा, है ना, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे, थैंक यू सो मच। तो एमएलए विधायक की उम्र है 25 साल, एमपी की उम्र है मतलब सांसद की 30 साल, और राज्यपाल की 35 साल, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रेसिडेंट का भी, हाँ प्रेसिडेंट का भी 35 साल, प्रेसिडेंट का भी मिनिमम एज होना चाहिए 35 साल, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति का, ठीक है। हम जेई का स्टूडेंट, ओके ओके लाल भाई, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। हाय एफएफआईटी जी, हेलो, हाय मिस्टर एफएफआईटी, गुड इवनिंग, कैसे एफएफआईटी जी, थैंक यू सो मच। सूरज भाई बहुत शुक्रिया, सौरभ जी थैंक यू, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, पीएम का 25 साल क्यों हो जाएगा, क्योंकि पीएम लोकसभा के मेंबर होते हैं, एमपी जो होते हैं राज्यसभा के मेंबर होते हैं, और राष्ट्रपति इन दोनों में से किसी के मेंबर नहीं होते, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं होता, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर बनते हैं पार्लियामेंट, मतलब संसद, है ना, 3 लोग मिलकर बनते हैं, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों सदन, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर प्रीवियस पेयर में 30 साल क्यों सोच के हैं, उस टाइम पे हरीश भाई, उस टाइम पे रहा होगा सांसद, सांसद की उम्र 30 साल होती है, एमपी की उम्र, एमपी और राज्यपाल में अंतर होता है भाई। एमपी मतलब सांसद होता है, सांसद एक जिले का बनता है, राज्यपाल जो होता है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और वो पूरे 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 उसका होता है, पूरे एक स्टेट का होता है राज्यपाल, ठीक है। आपके यहाँ राज्यपाल होंगी। हमारी भारत की पहली महिला गवर्नर जो राज्यपाल बनी थी वो थी सरोजनी नायडू, यूपी की पहली महिला गवर्नर, है ना, ठीक है ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, ओजोन परत के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार होता है, तो भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, बिल्कुल CFC हो जाएगा, बढ़िया। अच्छा ये बताइएगा, मीथेन किस में रहता है, मीथेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मीथेन गैस किससे बनती है। थैंक यू सो मच हरीश जी, थैंक यू। मीथेन गैस का, तो मीथेन गैस हो जाएगा हमारा ग्रीन हाउस गैसेस जो होता है, मेरे ख्याल से ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं हमेशा, मीथेन को आप कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं ना इसे, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसको कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मतलब नॉर्मल नाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हमारा आंसर तो सी रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसका होता है बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत शुक्रिया आप सबका। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक जरूर करिएगा, आप लोग लाइक कर दिया करिए। छत्रसाल प्रजापति जी की एंट्री हो चुकी है, इनका स्वागत किया जाए। हाय छत्रसाल जी, हेलो, स्वागत है आपका मिस्टर छत्रसाल, हाय गुड इवनिंग। छत्रसाल जी आपने बोला था 3 4 4 महीने पहले कि मैडम बोर्ड लेकर आइए, जब मैडम बोर्ड लेकर आई तो छत्रसाल जी गायब थे, स्वागत है आपका। ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड, थैंक यू ओके भाई, थैंक यू सो मच मिस्टर राफी, ठीक है। हाँ, लाफिंग गैस होती है, बिल्कुल बिल्कुल ना, लाफिंग गैस होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है O2 होता है जो, उसे हम कहते हैं लाफिंग गैस, O2 वाला जो होता है लाफिंग गैस होती है ना। और यहाँ पे जो रहेगा एसिड रेन, जैसे यहाँ पे
एसिड रेन जो होती है, एसिड रेन जो होती है, ठीक है। और जैसे आर्टिफिशियल रेन होता है उसमें कौन सा गैस होता है बताएंगे क्या कोई? जैसे जैसे आर्टिफिशियल मीथेन धान गैस में मिलता है, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, धान में मिलता है बिल्कुल। और नाइट्रोजन चना में मिलता है। मीथेन जो होती है, जो धान लगता है, पैडी लगता है, पैडी में बहुत ज्यादा होता है जिससे चावल बनता है, तो वहां पे खेत बहुत होती है। और चना जो होता है उसमें नाइट्रोजन निकलता है। चना को जब उखाड़ेंगे, मतलब ग्राम जो होता है कच्चा चना, अभी आएगा मेरे ख्याल से आने लगा होगा, तो जब उखाड़ते हैं तो छोटा छोटा जो बबल रहता है उसकी जड़ में, उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। ओके ओके। हाँ, बायोगैस फ्यूल, थैंक यू सो मच सुरेश, थैंक यू एवरीवन, बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलो खेती किसानी की बात हो गई आप में से। ओके, रॉकी भाई मुझे खेती किसानी का थोड़ा आइडिया है ना कि नहीं, बताइए आप। थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम, आगे बढ़ जाए कि नहीं बताइएगा, है ना? ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाय सुमित जी, हेलो, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध भारतीय नृत्य शैली, भाई ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं सभी, कभी कभी कभी, कभी कभी नहीं, मोस्टली आ जाते हैं। बताइए क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ये सही बोल रही है, पैडी में और चना में मेथन होता है। थैंक यू सो मच रॉकी भाई, ठीक है। चलिए बताइए सारे। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली में मोहिनी अट्टम कहाँ का है यार? तो यार पता है आपको, मोहिनी अट्टम केरला का है, क्या बताऊं बार बार। कर्नाटक का क्लासिकल डांस बताइए, सारे बताइए, कर्नाटक का क्लासिकल डांस बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन। डांस ऑफ क्लासिकल डांस ऑफ कर्नाटका बता दीजिएगा, बाकी मत बताइए। कर्नाटका का बताइए, हाँ कर्नाटका का बताइए क्लासिकल डांस। वैसे जब जमाई लेते हैं तब मीथेन गैस निकलता है मुंह से। ओके हरीश जी, ठीक है। हाँ, कर्नाटका का बताइए, कर्नाटका का सारे लोग बताएंगे क्लासिकल डांस। FFYT जी, मिस्टर रॉकी, मिस्टर सुमित, मिस्टर सूरज, मिस्टर शशि गौड जी, थैंक यू। सौरभ जी, हेलो, गुड इवनिंग। कर्नाटका का बताइए प्लीज, कर्नाटका का क्लासिकल डांस ऑफ कर्नाटका। कन्नड़ लिखा FFYT ने, कन्नड़ लिखा भाई ने। और बताइए प्लीज, और बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। बताते चलिए प्लीज, आंसर बताते चलिए आप लोग। ये देखो भाई, हरीश का कर्नाटका का लिखा है। यार क्या सुनते हो? यक्षगान, SSC भाई। कहीं करते हो यार, सबके सब क्या करते हो? कर्नाटक क्लासिकल डांस नहीं है यार, कोई सा कर्नाटका का कोई क्लासिकल डांस नहीं है, नो क्लासिकल डांस। फोक डांस होता है जो कि यक्षगान है। यक्षगान फोक डांस है, नॉट नॉट फोक डांस है। यक्षगान जो है, यक्षगान वो फोक डांस है, ना कि क्लासिकल डांस, भाई साहब याद रखिए। हाँ। सुनिए मेरी बात, सुनिए आप लोग, मेरी बात सुनिए। कर्नाटका का कोई भी क्लासिकल डांस नहीं है ना? कर्नाटका का कोई भी क्लासिकल डांस नहीं है मेरे दोस्त, कोई भी क्लासिकल डांस नहीं है। कोई घुमाए तो मत घूमिए। ठीक है, अच्छा नहीं हो तो हमें भी पता, हम चेक कर रहे थे। अच्छा। अरे यार, आई एम नॉट कंफ्यूज, आई एम श्योर भाई, SSC भाई। आई मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, यहाँ पे मैं टेस्ट ले रही थी यार, कर्नाटका का कौन सा क्लासिकल डांस हो गया, आज तक तो कभी नहीं सुना। क्लासिकल डांस मुझे फिंगर टिप्स पे रटे हुए एक्चुअली। SSC भाई, इतना मैं पढ़ा चुकी हूँ, इतनी बार बार पढ़ा चुकी हूँ। सो क्लासिकल डांस में तो मुझे नहीं घुमा सकते, बाकी और जगह घुमा लो मुझे, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कर्नाटक का है ही नहीं क्लासिकल डांस, है ना? ठीक है, इतनी बार पढ़ा चुकी हूँ। क्लासिकल डांस, फोक डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सारा चीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी, एनी बेसेंट मैडम थी, इंदिरा गांधी, नेल्लोर सेन गुप्ता। सारे लोग बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, प्लीज बताइए सारे लोग। थैंक यू सो मच। मैं ये नहीं कहती मेरे को सब आता है, लेकिन कुछ होता है, कुछ होता है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें पकड़ होती है ना? ठीक है, बी नंबर भाई ने, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू बी नंबर, बिल्कुल बिल्कुल। एनी बेसेंट जी हो जाएंगी। और याद रखिएगा ये भारतीय मूल की थी, मतलब इंडियन ओरिजिन की थी, इंडिया की नहीं थी,
मतलब ये बाहर से आई हुई थी, इंडियन मूल की थी, ये बाहर की महिला थी, है ना, बट एनी बेसेंट हो जाएंगी। और अगर राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष अगर कहेंगे तो फिर एनी मैडम हो जाएंगी, बेसेंट सॉरी सरोजनी मैडम हो जाएंगी, है ना। एनी बेसेंट पहली और दूसरे नंबर पे भारतीय मूल की एनी बेसेंट और भारतीय महिला सरोजनी नायडू, ठीक है। 1917 में इन्होंने डिसाइड किया था, 1917 में एनी बेसेंट मैडम ने, और इन्होंने करा था 1925 में कानपुर अधिवेशन को, कानपुर अधिवेशन को करा था इन्होंने। ये वाला अधिवेशन कौन था? हाँ, इंडिया के सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट मैडम बाहर की महिला थी। तो अगर इंडिया की नहीं पूछेगा तो गो विथ सरोजनी एनी बेसेंट मैडम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं हम। ये बताइए 1917 में एनी बेसेंट मैडम ने किस आईएनसी के सेशन को प्रेसिड करा था, अध्यक्षता करी थी, प्लीज बताइए। थैंक सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बस हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं, हम उनको बाद में लेंगे, है ना। और जल्दी नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। सारे लोग प्लीज बस लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर मारिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, थैंक यू। बताइए क्या हो जाएगा आंसर हमारा, बताते चलिए आप लोग, है ना, आप लोग बताते चलिए, बाकी ठीक है, कभी मेरे से गलत होगा, कभी आपसे गलत होगा। ठीक है। बताइए प्लीज आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोलकाता अधिवेशन में, थैंक यू सो मच। नहीं मिस्टर हरीश, लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन में कोई नहीं आंसर नहीं दिया ना, लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन था रॉकी भाई, लखनऊ था, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन शब्द का क्या तात्पर्य होता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? अ डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, अ सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, या फिर हो जाएगा डिक्रीज इन मनी सप्लाई, सामान्य मूल्य स्तर में कमी, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, इन्फ्लेशन, सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि, या फिर मुद्रा आपूर्ति में कमी। बताइएगा सारे लोग। मतलब हमारा इन्फ्लेशन जो होता है, महंगाई जो होती है, महंगाई का मतलब क्या होता है, बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्या सारे लोग थक चुके हैं? आज लोग आंसर नहीं दे रहे हैं आप लोग, क्या सब लोग थक चुके हैं? आप लोग थक चुके हैं क्या, बताइए। क्योंकि मुझे आंसर नहीं मिल रहा है तो फिर मैं अज्यूम करूंगी कि आप लोग थक चुके हैं, तो मैं भी सेशन को एंड करूंगी। फालतू में मैं क्यों थकती रहूँ। डिक्रीज इन मनी सप्लाई भाई ने कहा, FFIT जी ने। सोनू जी कह रहे हैं डी नंबर। हरीश भाई आप क्या कहते हैं? इंक्रीज कहा है SSC गॉडेस जी ने, बी नंबर। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, पक्का सही है SSC गॉडेस जी। इन्फ्लेशन, महंगाई का मतलब क्या होता है? मुद्रा आपूर्ति में डिक्रीज इन द मनी सप्लाई, सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि, एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, या फिर डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। सारे लोग बताइएगा। सी नंबर कह रहे हैं हरीश भाई। नहीं यार, मुझे नहीं लगता इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन सबका तात्पर्य जो रहेगा। आपने ऐसा बोला, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है भाई? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई है। महंगाई कब होती है? महंगाई कब होती है बताइए। सारे के सारे लोग आंसर को जरूर बता दीजिएगा। और अगर आप लोग थक गए हैं तो मैं क्लास को, ऐसा नहीं है कि मैं होल्ड नहीं कर सकती हूँ, कल भी पढ़ सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं। थैंक यू, कल भी हम लोग पढ़ सकते हैं, सी होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। और बताइए, मैं एक आधू आंसर और वेट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। सी नंबर, हाँ बिल्कुल सही है, सस्टेन्ड राइज इन द जनरल लेवल प्राइस, बिल्कुल सही है। सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्फ्लेशन कब होता है, महंगाई कब बढ़ती है? जब चीज़ें बढ़ जाती हैं, कीमत में वृद्धि हो जाती है। जैसे जो 50-60 रुपये का टमाटर था 150 में पहुंच जाए, प्याज जो है 50-60 रुपये का प्याज 150 में पहुंच जाए, 200 में पहुंच जाए, तो महंगाई होती है ना, इन्फ्लेशन होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलड्रम्स अपेक्षाकृत शांत समुद्र और हल्की हवाओं का क्षेत्र होता है, वह किस क्षेत्र में है? डोलड्रम्स आर अ रीजन ऑफ रिलेटिवली काम सी एंड लाइट विंड्स इन विच एरिया? सारे लोग बताएंगे। ये कहाँ पे होता है? पोलर एरिया में होता है, इक्वेटोरियल एरिया में होता है, टेम्परेट जोन में होता है, या फिर सब ट्रॉपिकल जोन में होता है। सारे लोग बताएंगे। डोलड्रम्स कहाँ पे होता है? डोलड्रम्स कहाँ पे होता है, प्लीज बताइए, सारे के सारे लोग बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन। डोलड्रम्स कहाँ पे होता है, प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन। कहाँ पे होता है प्लीज बताइए। डोलड्रम, सारे के सारे लोग बताएंगे भाई, हाँ कहाँ पे होता है?
और ये पता है ये लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है। डोलड्रम जो होता है शांत समुद्र और हल्की हवाओं का एरिया है, जो कि किस एरिया में रहता है, सारे के सारे लोग बताएंगे भाई। क्या लिख दिया आप लोगों ने? किसी ने बताया इक्वेटोरियल, बढ़िया एसएससी कॉलेज, बढ़िया। हमारा बिल्कुल उत्तर रहेगा, बी नंबर हो जाएगा। इक्वेटोरियल एरिया में रहता है ये। डोलड्रम से होता अपेक्षाकृत शांत समुद्र शांत और हल्की हवाओं का एरिया है, जो कि इक्वेटोरियल रीजन में है, भूमध्य रेखीय एरिया में है, 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे। ठीक है, बढ़िया। थैंक यू सो मच हरीश, थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत शुक्रिया। और इसे हम कहते हैं आईसीटी, आईटीसी जेड जोन भी कहते हैं, आईटीसीजेड जोन भी कहते हैं इसे हम लोग, है ना, आईटीसीजेड जोन कहते हैं। प्लीज याद रखिएगा इसे। आईटीसीजेड जोन किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है भाई डोलड्रम को, डोलड्रम को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे हम। बढ़ जाऊं मैं, बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है, चलो सूरज जी आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे लोग बताएगा भाई मानव शरीर का कौन सा बॉडी है जो कि इंसुलिन बनाता है? ये बन जाएगा लीवर बनाता है, पेनक्रियास, स्प्लीन या फिर थायराइड। अच्छा ये बताइए स्प्लीन हमारे पास कहाँ होता है? थायराइड ग्लैंड हमारा गले में होता है ना, नेक में होता है। अनाज है, पैनक्रियाज और liver। बताइए क्या हो जाएगा? थैंक यू सो मच। इंसुलिन कौन बनाता है और इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन काम क्या होता है? इंसुलिन का काम क्या होता है ये भी बता दीजिए। इंसुलिन का काम क्या होता है? सारे के सारे लोग बताएंगे। इंसुलिन का काम क्या होता है? सारे बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच। ये मेरा हमेशा गलत होता है मिस्टर आशीष जी, आप शांति से बैठे हुए हैं। ओके, हैप्पी जर्नी एंजॉय करिएगा अपने इन लॉज के घर में। ठीक है, पैनक्रियाज बीटा सेल्स, थैंक यू सो मच सूरज। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा इंसुलिन कौन बनाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज, पैनक्रियाज हो जाएगा। थैंक यू। नहीं 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 नहीं, सुनिए, यकृत नहीं बनाता FFIT भाई, ए नंबर नहीं रहेगा, हमारा आंसर हो जाएगा यार पैनक्रियाज। ठीक है, थैंक यू सौरभ जी। कंट्रोल द ब्लड लेवल, हाँ शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, इसलिए कहते हैं जब भी को शुगर लो हो जाता है तो कहते हैं कि भाई तुम इंसुलिन के टैबलेट ले लो, है ना, शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे। थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी 1897 में? रामकृष्ण परमहंस जी ने करी थी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय देखिए हमारे थे, ये 1830 के आसपास की बात है। 1829 में इन्होंने 1828 में सती प्रथा को खत्म किया था, है ना। दयानंद सरस्वती ने कहा था गो टू वेदास, बैक टू वेदास, है ना, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास कहा था इन्होंने। बाकी कर्मयोग राजयोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद, है ना, कर्मयोग और राजयोग जानते हैं आप लोग, है ना। और रामकृष्ण परमहंस के बारे में बता दीजिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, बी नंबर है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? भाई ये आंसर इजी है, आप लोग बताइए प्लीज, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? और ये बता देती हूँ आपको, ये जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी ना, ये अपने गुरु के लिए करी थी, अपने गुरु के लिए करी थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। आंसर हो जाएंगे हमारे बी नंबर, है ना। और ये इनके गुरु थे, इनके, है ना, ये गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस गुरु थे। नहीं नहीं एसएससी भाई, नहीं सुनिए आप गलत हैं, 1892 में नहीं मेरे दोस्त, नहीं नहीं नहीं, 1829 में, हाँ 1829-30 की बात हुई है, 1828 1829 की बात हो रही है, इसी टाइम पे इसी पीरियड पे खत्म हुआ था। 1892 तो कभी नहीं रहेगा, शायद आपका थोड़ा सा लिखने में गलती हुआ है एसएससी भाई, 1828-29 की बात है अराउंड। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। आंसर हमारे बी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं कि नहीं बताइएगा, सारे के सारे लोग बताइएगा दोस्तों। 1895 नहीं हो रहे, नहीं 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 वैभव भाई, अरे यार क्या कर रहे हो, मेरे में साउंड कट रहा है। सोनू जी हेलो हेलो गुड इवनिंग। आज पता एक तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है और दूसरी मैं थक भी गई हूँ, है ना। ठीक है, चलो इतने ही क्वेश्चन लेते हैं, कल 15 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज का सिर्फ यहीं पे एंड करते हैं, सारे लोग डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि आज आवाज़ का बड़ा लोचा है, आज सारे लोग मुझसे कंप्लेन कर रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है ना। कल मिलते हैं आप लोग, मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ। ठीक है दोस्त, रामकृष्ण परमहंस जी गुरु थे, ही वाज द मेन प्रीस्ट ऑफ दक्षिणेश्वर काली टेम्पल कोलकाता। ओके आशीष जी, ठीक है मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच। ठीक है आशीष जी, आज का टाइम भी ओवर हो गया है, कल करते हैं। आज बहुत ज़्यादा शिकायत आई मुझे, मैं चेक करूंगी भाई आवाज़ कैसे कट रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। कल आगे के क्वेश्चन कल कराऊंगी मैं, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सारे लोग लाइक करते रहा करिए, आपका लाइक एक मोटिवेशन बन जाता है।
सो थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच। टाइम हो गया है, आज का टाइम हो गया है, तो कल हम पढ़ेंगे बाकी के क्वेश्चन, क्योंकि अभी 15 क्वेश्चन हैं और हम जल्दी जल्दी क्यों भागे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैंने ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया। हंस रही थी गॉडेस भाई, इतना बुरा मत माना करो। हंस रही थी यार, हंस रही थी। इतना बुरा काय को मानना है यार। एक तो वैसे भी लाइफ सामने पड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।